ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। तो आज हम लोग अपना मेंसुरेशन की जो क्लास नंबर है दूसरी उसको पढ़ने वाले हैं। कर लो, हम लोगों ने पहली क्लास पढ़ी थी, आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले इसलिए आप लोगों ने कल जो पहली क्लास पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने ट्राइंगल के बारे में डिस्कस किया था, मतलब ट्राइंगल से जुड़े हुए क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज से जुड़े क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि कौन से चतुर्भुज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से कम पूछे गए थे, तो उस पर भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाँ, लेकिन क्लास स्टार्ट होने से पहले बस एक चीज़ है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार क्लास को आप सभी लोग अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर प्लीज़ शेयर कर दीजिए। प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए। और जितने भी नए दोस्त अपने साथ जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। मुझे आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। हो सकता है मुझे बार बार कहना आप लोगों से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि आप लोगों के पास काम इतने रहते हैं, आप भूल जाते हो, तो मुझे बार बार कहना पड़ता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये आ गया आज का आपका पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि दिख रहा होगा, दिख रहा है, वेरी गुड। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। अच्छा, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है, 392 स्क्वायर मीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। कल बच्चों ने कहा था सर इंग्लिश में भी चाहिए, बाइलिंगुअल चाहिए, तो मैंने सोचा चलो इतनी भी थोड़ी सी मेहनत और कर ली जाए। कहता था बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ इट्स साइड। पैरेललोग्राम सबसे पहले समझ लो कि जो समांतर चतुर्भुज है जिसको हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं, ये क्या होता है। देखो, पैरेललोग्राम इज नथिंग बट रेक्टेंगल, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं होता है, लेकिन ये आयत के माफिक एक जो है चतुर्भुज होता है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। प्रॉपर्टी क्या होती है जरा ध्यान से सुनना, इसमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, यानी समांतर भी होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। ठीक है, कोई भी एंगल, इसका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है किसी भी आयत में और किसी भी समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, वैसे आप ये भी कह सकते हो आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन हाँ, आप समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते हो। ठीक है, चलो, तो भाई ये एक समांतर चतुर्भुज था हमारे पास। देखो बनता कैसे, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ऐसे मिला देता है, यहाँ से थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन अगर हम आपको करके दिखा दें, अगर हम इसको ऐसे मिला देते और यहाँ इसको ऐसे कर लेते, ऐसे, तो अगर ये मिलाते तो ये आयत बन जाता, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। खैर, कह रहा है इसका कि क्षेत्रफल जो है वो 392 स्क्वायर मीटर है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है 392 स्क्वायर मीटर, या आप कह सकते हो मीटर स्क्वायर। और कहता है इसका आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। तो हाइट जो है वो इसकी, ये मान लेते हैं हाइट इसकी h है, तो आधार इससे 2 गुना है, तो 2h होगा। अभी हमने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज कुछ नहीं होता है, बस इक्वल होता है। जस्ट आप इक्वल समझ सकते हो, थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होती है। इक्वल होता है रेक्टेंगल के, यानी कि आयत के। ठीक है, रेक्टेंगल के। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भाई लंबाई तो इसकी ये है 2h, देख पा रहे हैं सभी लोग, लेकिन बात आती है सर चौड़ाई क्या लेंगे। तो भाई चौड़ाई वही जो इसकी ऊंचाई है, यानी कि h। सिंपल सी बात है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2h स्क्वायर इज इक्वल टू 392 मीटर स्क्वायर। 2 से ये कट जाएगा 196 बार, तो h स्क्वायर का मान आ जाएगा 196। इसलिए h का मान जो ऊंचाई होगी, 196 किसका वर्गमूल होता है, 196 का वर्गमूल क्या होता है, 14 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा था इसकी ऊंचाई कितनी होगी, h यानी कि 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बोलो। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आप लोग मुझसे ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कल वाली क्लास में कि हम ऐसे ही बताएं। चलो फिर हम आज की क्लास आपको ऐसे ही बताएंगे। हम जो आपको आइडियाज़ और थॉट देना चाह रहे थे वो शायद कई बच्चे लेना नहीं चाह रहे हैं, कोई बात नहीं हम आपको यही, जैसा आप फार्मूला बेस चाहते हो ना, हम आपको ऐसे ही बताते हैं। लेकिन हाँ, इस चलो कोई भाई ऐसे ही बताते हैं, हाँ, लेकिन ये है कि इसमें आपको फार्मूलेज जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर बढ़ें। इस सवाल में मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
ये जो पैरेललोग्राम होता है इसका एरिया होता है बेस इनटू हाइट, याद रखना है भी, ठीक है, बेस इनटू हाइट यानी आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है भैया। अगले सवाल पर आते हैं, देखिए जरा, अच्छा सा सवाल दिखाई दे रहा है कुछ, क्या कह रहा है, कह रहा है समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले खेत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। अच्छा, कभी कभी इस समलंब चतुर्भुज को जब पेपर में आता है तो इसको लिख के आता है असमान भुजाओं वाला चतुर्भुज, ये याद रखना। इसी समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम को असमान भुजाओं वाला चतुर्भुज भी कहते हैं, ठीक है। उसका वो कब होता है, देखो जैसे इसमें होता है कि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, और इसको हम बराबर कह भी सकते हैं। अगर ये बराबर होगा तो ये एंगल भी बराबर होते हैं, याद रखना। अगर ए बी बराबर है सी डी के, तो आप ये याद रखेंगे कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। आपकी बार 2020 एसएससी सीएचएसएल में एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें वो ट्रेपीजियम बनता है। मैंने वो क्वेश्चन कराया भी एक अलग से वीडियो में। अच्छा, इसी आप ट्रेपीजियम को आप बना ऐसे भी सकते हो, ठीक है। और जब ये स्थिति में समांतर समलंब चतुर्भुज बनता है, ट्रेपीजियम बनता है इस स्थिति में, तब इसको बोलते हैं असमान भुजाओं वाला चतुर्भुज, ठीक है। तब इसका नाम होता है असमान भुजाओं का, यानी कि अनइक्वल साइड से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तब इसका नाम होता है। अदरवाइज ऐसे बन रहा है तो भी आप कह सकते हो, बशर्ते ये बात पता होनी चाहिए कि ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इस खेत का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। बहुत बढ़िया भाई, इस खेत का क्षेत्रफल जो है वो 1440 आपको सवाल में दे दिया गया है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। मतलब AC से BD के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये दूरी आपको दी है 24 मीटर। ये दूरी आपको कितनी दे रखी है, 24 मीटर, ठीक है भाई, 24 मीटर। आगे बढ़ते, कह रहा है समांतर भुजाओं का अनुपात 5 और 3 का है, यानी कि ये जो बड़ी भुजा है B से D तक ये 5 के रेशियो में होगी, और ये छोटी भुजा जो A से C तक है ये 3 के रेशियो में होगी। करेक्ट, दिक्कत तो नहीं है इसमें। क्या दिक्कत हो सकती है, वैसे भी हमें तो नहीं लगता इतनी बात में कोई दिक्कत होगी, अभी तो सवाल ही पड़ा है। अब कह रहा है लंबी समांतर भुजा की लंबाई ना, इस वाली भुजा की लंबाई बतानी है 5x की। तो भाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2। समांतर भुजाएं जो होती हैं, जो पैरेलल साइड्स होती हैं, जैसे यहाँ पर पैरेलल साइड कौन सी है, AC भुजा समांतर है कौन सी भुजा के, BD है कि नहीं है। तो जो समांतर भुजाएं होती हैं उनका योग लिखते हैं, ठीक। चलो यहाँ पे आ जाएगा AC प्लस BD। पेन कॉपी लेके बैठना और इस बात को नोट करना कि समांतर भुजाओं का योग लिखा है, ठीक। मल्टीप्लाई होता है ऊंचाई यानी कि हाइट। हाइट का मतलब उसी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है, 1/2। ये क्षेत्रफल आपको 1440 दे रखा था, 1/2। समांतर भुजाओं के बीच को अगर जोड़ोगे तो 5x प्लस 3x यानी कि ये 8x होगा, गुणे ऊंचाई कितनी दी थी, 24, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। 24 से ये जो है 60 बार में कट गया, 2 से ये कट गया 4 बार में, और 4 से ये कट गया 15 बार में। इसका मतलब जो x है वो x आ गया 15। अब अगर x 15 है तो इस भुजा की लंबाई आपसे पूछ रहा था, ये जो समांतर में बड़ी वाली भुजा थी, ये वाली BD जिसे कहते हैं, ठीक है, BD की लंबाई पूछ रहा था। तो BD की लंबाई कैसे निकलेगी, 15 गुणे 5 आप करोगे तो ये हो जाएगी 75 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर D आंसर हो जाएगा। क्लियर, बोलिए हाँ या ना। आप ऐसे ही चाह रहे थे हमसे, आपको हम ऐसे ही बताए ना, चलो ऐसे ही बताते हैं, क्या ही है। बाकी सारी चीज़ें समझ आ तो रही होंगी ना, और अगर समझ में आ रही तो प्लीज़ वाई टाइप करके यार आगे लिख दिया करो कुछ भी। और जैसे आपकी क्लास शुरू होती है, आपको जब पता है कि 8 बजे से शुरू होती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग सभी लोग पहले से अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया करो, ठीक है। और क्लास के बीच में भी आप शेयर कर सकते हो भाई, तो कर दिया करो, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपका कोई नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस सवाल को। ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज की 2 भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, और उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्वाड्रिलेटरल टू साइड इतने एंड एंगल बिटवीन देम इज 90। गौर करना भाई,
एक चतुर्भुज था अपने पास कोई, देखना जरा, जिसकी दो भुजाएं हैं 16 और 12 सेंटीमीटर, जिसके बीच का कोण 90 डिग्री दिया है। तो मैंने कहा कि भाई ये भुजा जो हो गई ये 16 सेंटीमीटर हो गई और ये भुजा मैंने 12 सेंटीमीटर कर ली, ठीक है। अब चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, जिसमें से 2 भुजा तो आपको दिख रही 16 और 12, इसको अगर हम मिला लेते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक, इतनी बात कर ली तो ये त्रिभुज बन गया। आगे कहते हैं और उनके मध्य का उसकी अन्य 2 भुजाएं जो है बची हुई उसमें से प्रत्येक 25/2 सेंटीमीटर की है और अन्य 3 कोण समकोण नहीं है, यानी ये कोण तो समकोण है और जो 3 कोण होंगे वो समकोण नहीं है, प्लस उसके साथ साथ इसकी जो बची हुई भुजाएं हैं ना कुछ ऐसे, ये चतुर्भुज कुछ ऐसा बनेगा, तो ये भुजा इसके बराबर है, यानी कि ये भी 25/2 सेंटीमीटर की है भुजा और ये भी भुजा 25/2 सेंटीमीटर की ही है। ये चतुर्भुज कुछ ऐसा बनेगा। अब नाम लिख लेते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक। अन्य 3 कोण समकोण भी नहीं है, नहीं है भाई बिल्कुल 3, ना कोण ए है, ना डी है, ना सी है। कह रहा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई मुझे समझ में आ गया है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, जब एक ये वाले त्रिभुज और एक ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ते हैं तो ये चतुर्भुज आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे इस प्रकार के चतुर्भुज का कुछ मतलब ही नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो इस त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, देखो जरा। और त्रिभुज के विषय में हमने कल आपको बताया था कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये है समकोण त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 12 × 16, ठीक। और इसी में कौन से त्रिभुज को जोड़ना होगा, त्रिभुज ADC को, ADC के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। तो भाई 2 से कट गया 6 बार और 16 × 6 96, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया 96। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है। अब मेरे दोस्त जो ये त्रिभुज ADC है इसको हम इधर आपको बना के दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखना। त्रिभुज ADC थोड़ा सा समझना है, सवाल बहुत सरल है, बहुत जल्दी होगा और बहुत गजब के सवाल हैं। ये सवाल वर्ष 2018 RRB ग्रुप डी की परीक्षा 10 अक्टूबर को जो हुई थी उसकी शिफ्ट 3rd का सवाल है, ठीक है, शिफ्ट 3rd का सवाल है। अब देखो ये AD भुजा 25/2 थी, ये भुजा भी 25/2 थी, ये भुजा कितनी आएगी जो कि इसका कर्ण है, तो ये 12 है, ये 16 है, पाइथागोरस से ये 20 आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी 20, तो इसको हमने कह दिया ये 20 है। कल हमने जब त्रिभुज आपको पढ़ाया तो हमने कहा था कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर एक रेखा खींची जाती या लंब डाला जाएगा तो वो लंब उसको बराबर भागों में डिवाइड करेगा सामने की भुजा को। तो ये पूरी 20 थी, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 10 होगी। और अब इस त्रिभुज का अगर ADC का क्षेत्रफल निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 20, हाइट अगर ये आपको पता चल जाए तो काम बन जाएगा, है ना। इस वाले त्रिभुज में देखना ये अगर पता चले तो काम बनेगा। अब पाइथागोरस यहाँ पे भी लगानी है कि ये 10 है, ये 25/2 है, तो जरा पाइथागोरस लगाते हैं यहाँ पे भी देखना ध्यान से। 25/2 का स्क्वायर होता है 625/4 और 10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस करना है 400, 625 में से 400 घटे आएगा 225/4 आएगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी, ये वाला मतलब ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। अब 225/4 को मतलब ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये होगा 15/2, ठीक है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा 1/2, आधार ये हो गया और 15/2 ये लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हटा के वहीं लिख लेते हो, अब डायरेक्ट इसको लिख देंगे। तो 4 से ये 5 बार कटेगा, 15 × 5 75 इसमें और जुड़ जाएगा, तो 96 + 75 9 7 16 171 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई। आप लोग चाह रहे थे ना कि हम फॉर्मूले से ही बताएं, सब कुछ फॉर्मूले से समझाएं, तो लो भाई फॉर्मूले से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात फिलहाल आपको समझ में आई होगी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगा है, सिर्फ 2 बातें लगी हैं, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, बस इसमें ये 2 बातें लगी हैं। इन 2 चीज़ों से ये सवाल हुआ है। बोलो सभी को समझ में आया? और अगर सभी को समझ में आया तो मेरे दोस्त प्लीज़ क्लास को शेयर करना, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, यदि एक विकर्ण इतना है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। मेरे दोस्त आप जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। पहले तो जब हम समचतुर्भुज की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं रोम्बस। आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा होगा रोम्बस। प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। ये एक प्रकार का वर्ग होता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि कोई भी वर्ग जो होगा वो समचतुर्भुज होगा। इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, प्लस उसके साथ साथ इसके जो डायगोनल होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इसके विकर्ण होते हैं D1 और D2 वो हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं और एक दूसरे का आधा करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पे एक दूसरे को आधा करते हैं, अर्धक होते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं और कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके क्षेत्रफल की बात, तो इसका भाई क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2। एक्चुअल में ये वर्ग का ही क्षेत्रफल लिखा है। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, है ना, यही तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 वर्ग का। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर होता है। अब इसमें विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए लिखा वही है लेकिन इनडायरेक्ट वे में अलग दिखता है, बस, और कोई बात नहीं है। यही सारी चीज़ें तुम आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन आप वो कहते हो कि नहीं सर हमें फॉर्मूले याद हैं, आप ऐसे ही डायरेक्ट बताया करो। लो डायरेक्ट देख लो। इसका क्षेत्रफल 216 दिया है, तो a बराबर 216 दिया है। अच्छा 1/2। एक विकर्ण की लंबाई भी दी है 24, तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है दूसरे की लंबाई तो आ ही जाएगी। 2 से काटेंगे 12 बार, इससे काटिए 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, यानी कि जो D2 है वो 18 आ गया है। तो अगर एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा 12 होगी क्योंकि उसका अर्धक होता है, और दूसरा विकर्ण 18 सेंटीमीटर है तो ये भुजा 9 होगी। बोलो हाँ या ना। अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं जिसको हम यहाँ पर जिगजैग कर रहे हैं नीचे की तरफ से, इस त्रिभुज की बात करें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर ऐसा होता है तो इसको बाहर से देखो हम बना देते हैं। अगर ऐसा होता है कि ये 90 डिग्री का कोण हो, ये भुजा 12 हो, ये भुजा 9 हो, तो ये 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो पाइथागोरस से इसका कर्ण कितना आ जाएगा? पाइथागोरस से इसका कर्ण आ जाएगा 15। भाई 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ेंगे तो 225, और 225 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये 15 के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा? 15 के। तो इसका मतलब इसकी भुजा आ जाएगी 15। और यही पूछा था कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, और चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए भुजा की लंबाई क्या होगी? 15 सेंटीमीटर। बोलो यस और नो। क्लियर है दोस्त? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, होनी तो नहीं चाहिए वैसे इसमें समस्याएं, होंगी भी नहीं। एक फॉर्मूला इसका और नोट कर लेना, याद करना हमेशा कि इसकी जो साइड होती है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपके पास विकर्ण आ जाता है कि रूट ऑफ देखो रूट ऑफ पहले विकर्ण का आधा प्लस वर्ग, और फिर उसके बाद दूसरे विकर्ण का आधा और उसका वर्ग, ठीक, इससे इसकी भुजा भी निकल आती है। तो ये एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट कर लेना, फॉर्मूला, ठीक है, नोट कर लेना और याद भी कर लेना। फॉर्मूले याद करने के तो शौकीन हो ही हो। अगला सवाल देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? खैर कोई बात नहीं, आप उससे घबराओ नहीं कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, सब होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, परेशान ना होना, बस रेगुलर रिवाइज करना। धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में? भाई समांतर चतुर्भुज के रूप में है। शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम के रूप में है। लो, जिसका आधार इतना दिया हुआ है और ऊंचाई जो है वो आपको दी है 5.4। तो आपसे कह रहा था इसका क्षेत्रफल कितना होगा। शुरुआत में ही बताया था क्षेत्रफल क्या होता है? बेस इनटू हाइट। सर जी इतने सरल सवाल भी आ जाते हैं? बिल्कुल हाँ, इतने सरल सवाल भी आते हैं, लेकिन आपको जवाब देना होगा। देखो 20 पंचे 100 तो सीधा हो गया,
अब 20 का गुणा 0.4 में करोगे तो 8 और आ जाएगा, जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 108 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर। बोलो क्लियर है? और इसमें ऐसा तो कुछ था भी नहीं कि जो क्लियर ना हो यार, है ना, बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी है, उसके एक विकर्ण की लंबाई इतनी है। अच्छा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्त अगर ये समचतुर्भुज है आपके पास, ठीक है, थोड़ा सा ये समचतुर्भुज टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, चलो फिर से बना देते हैं, नहीं तो तुम लोग जो है मेरी ऐसी तैसी कर दो कहो। है ना, चलो खैर देखो हम बता ही देते हैं। चलो देखो, ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है, देखना ध्यान से। ये एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर दी है और एक विकर्ण की लंबाई जो है वो कितनी दी है, 2.8। ये एक विकर्ण अगर है तो इसकी लंबाई जो है वो 2.8 दी है। तो अगर एक विकर्ण की लंबाई 2.8 दी है तो मतलब इसका आधा जो होगा ये पार्ट, ये 1.4 विकर्ण अर्धक करते हैं एक दूसरे को, 90 पर मिलते भी हैं। यही तो पढ़ा था अभी समचतुर्भुज में, रोम्बस में, क्यों भाई? अच्छा, अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालो, तो इसका क्षेत्रफल तो भाई 1/2 d1 इंटू d2 होता है। हमारे पास d1 तो है कि एक विकर्ण तो है, तो उसको लिख लो पहले, अगर जो एक विकर्ण है 2.8, लेकिन दूसरा विकर्ण नहीं है। दूसरा विकर्ण निकलेगा कैसे? वो ऐसे निकलेगा कि भाई अगर ये भुजा यहाँ से यहाँ तक की पता चल जाए तो इसका दुगुना कर देंगे तो विकर्ण आ जाएगा, है ना, फिर उसके बाद क्षेत्रफल भी आ जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, कुछ भी कर लो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ भी कर लो, इसमें आंसर तो दशमलव में ही आएगा, यानी ये और ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो यही सारी चीज़ें हम बताना चाहते हैं, यही हम समझाना चाहते हैं कि सवाल आप कैसे करोगे। बाकी हम फॉर्मूला बेस्ड करना देखो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, 5 का स्क्वायर पाइथागोरस लगाएंगे बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 1.4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 14 चौको 96 माइनस 1.96 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब करो सॉल्व बैठ के, जिसकी जितनी क्षमता हो बैठ के सॉल्व करो, और बैठ के सॉल्व करने के बाद हमको बताओ क्या आया है। समझ रहे हो? तो करो सॉल्व बैठ के, बताओ घटाओ क्या आएगा, फिर उसके बाद बताओ दूसरा विकर्ण क्या आएगा। स्क्वायर रूट भी लेना है, ठीक है। यही सारी चीज़ें तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे जल्दबाजी में आंसर नहीं हुआ करे। या तो आप ऐसे कर लो इसको, या तो ये देखो जरा तरीका आपको अच्छा लगे तो वो करना। जैसे ये 5 था, ये 1.4 था, लगना पाइथागोरस ही था। मैं कहता हूँ दशमलव हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा लो, बढ़ गया 0। अब जरा देखना, 2 से काटो 25 बार, 2 से काटो 7 बार, 25 का स्क्वायर 625 में से 49 घटा लीजिए, बताइए 15 में से 9 से जाएंगे 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 11 में 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा 15 में से 9 गए 4 बचा, यहाँ पर हुआ 11 में से 4 गए 7 बचा, यहाँ बचा 574। 574 का 2 गुना करके स्क्वायर रूट ले लीजिए, काम बन जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 50 का स्क्वायर 2500, 2500 में से 14 का स्क्वायर 196 घटा लीजिए और आगे काम को बढ़ाइए। तो दूसरा विकर्ण आपका पास कितना आ जाएगा, बोलो भाई, दूसरा विकर्ण यहाँ से कितना आ जाएगा? आप क्या कहोगे, बोला करो कि 25 में से 1 घटेगा 24, आप अगर ऐसे ही करना चाहते हो, और 24 में भी 0.96 घटेगा तो ये आ जाएगा 23.04 बराबर क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। 2304 किसका स्क्वायर होता है? थोड़ा तो याद करो भाई। थोड़ा तो याद करो। अच्छा ये बताओ 38 का स्क्वायर कितना होता है? चलो 38 छोड़ो, 48 का स्क्वायर बताओ, क्योंकि 50 से कम है, 2500 से कम है। अगर यहाँ पे आपके पास ये लिखा हो 48 का स्क्वायर, आ गया है आंसर। हालांकि आप देख पा रहे हो 9.6 ही आएगा, लेकिन फिर भी वही है कि 48 का स्क्वायर आप देखना ही चाह रहे हो। तो 64 देखो, 16 देखो, 8 चौको 32 दूनी 64 देखो, तो 4 और यहाँ पर 6 4 10 0 1 7 इधर आ जाएगा, 16 7 23 2304 होगा। तो इसका मतलब अगर इसका आप स्क्वायर निकालते हो तो ये 4.8 आएगा। तो ये भुजा इतनी 4.8 आएगी, तो ये पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा? 4.8 का 2 गुना, यानी कि 9.6। चलिए सर अब गुणा कर लीजिए। गुणा करने पर क्या मिल जाएगा आपको? 1.4 गुणे 9.6, और जब ऐसा आप करोगे तो 13.1
1 4 4 उत्तर आ जाएगा। अच्छा, अब यही चीज़ें जो आपने पूरी कैलकुलेट करी है, आप देख पा रहे हो कि हमें भी कैलकुलेट करने में कितना समय लगा। 25 सेकंड तो लग ही गए होंगे, उससे ज़्यादा कम तो नहीं लगे होंगे। लेकिन हम आपको अगर यही बात ऐसे बताते तो आप कहते हैं यार सर ये ऐसा नहीं होता, फिर लोग उसमें टिप्पणी करते हैं। देखना ज़रा, हम आपको यही बात बताते हैं कि अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना और एक विकर्ण दिया है तो जो विकर्ण दिया उसका आधा भाग लिखिए और दूसरा विकर्ण निकालना है आपको, ठीक। अब दोस्त, अगर हम यही कहते हैं आपसे कि दूसरा विकर्ण यहाँ पे लिखा जाता D2, देखो यही आखिरी में यही लाए हो, तो क्षेत्रफल आता कि नहीं आता? तो ये 14 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा भाई? 14 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? और 14 का मल्टीपल होने का मतलब वो 7 और 2 का भी मल्टीपल होगा, है ना। और अगर आप ऐसे फिर भी नहीं कर पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, इस दशमलव को हटाइए, नीचे 0 बढ़ा लीजिए। अब DS देख लेते हैं तो भी सरल हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीके हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, ये आइडियाज़ हम आपको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आइडियाज़ मेरे, अब यही अगर हम किसी को बताएंगे ना तो वो बच्चा कहेगा सर जी ये थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आया था। तो या तो आप इस चीज़ को समझना चाह रहे हो, समझो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये बताएंगे, हम कराएंगे तो इसमें समय लगेगा, क्लास लंबी होगी, फिर आप लोग कहोगे अरे सर लंबी क्लास हो रही, मुझे दूसरी क्लास में जाना है। इस चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा तो बहुत बेसिक समझना पड़ेगा ना कि किया कैसे जा रहा है। अगला सवाल, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप सिर्फ रट्टा मार के करना चाहते हो तो एज यूजुअल आप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। देखो हम वैसे भी बताते हैं, एक समचतुर्भुज की एक भुजा, समचतुर्भुज का मतलब फिर से रोम्बस आ रहा। आप अभी तक ये देख पा रहे हो कि आप 7वें सवाल पर हो। ज़्यादातर सवाल समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज से पूछे जाते हैं या पूछे गए हुए हैं, ठीक है। समचतुर्भुज की एक भुजा 37 है, तो अगर एक भुजा 37 है रोम्बस की तो चारों साइड 37 होगी, 37 ये भी होगी, 37 ये भी होगी, 37 ये भी होगी। सिंपल सी बात है। इसका एरिया ये दिया है, इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग बताओ। एरिया आपको दिया है 840 और एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 D1 × D2, होता है कि नहीं होता है? और ये 840 दिया। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखो D1 × D2 कितना आ जाएगा, गुणा करोगे तो ये 1680 आएगा भाई। 2 का गुणा इधर कर लीजिए, होगा कि नहीं होगा? यस और नो? आपने अभी थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि अगर हम साइड की बात करते हैं तो साइड का वर्ग या स्क्वायर रूट की बात करते हैं, पहले विकर्ण के आधे के वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण के आधे के वर्ग के बराबर होता है। ऐसा था या नहीं था? बोलो हाँ या ना, यस और नो। इतनी बात का जवाब दो पहले हमको। था? अच्छा। अब ये भुजा तो आपको पता है कि ये 37 है, तो यहाँ पर 37 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लिखो या ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको इतना तो लिखना पड़ेगा 37 का स्क्वायर। अब ये D1 × D1/2 D2/2 का होल स्क्वायर लिखना है। कैसे करें, क्या करें, कैसे काम आएगा, यही तो समझना है ना। ज़रा देखो इधर, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपसे ये पूछे कि D1/2 का होल स्क्वायर, D1 प्लस बाई 2 और D2/2 का अगर हमें होल स्क्वायर करना हो तो इसको करने पे क्या मिलेगा? तो आप कहोगे ना सर यही तो मिलेगा, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला चल रहा है, इंटू 2 D1/2 D1/2 और ये 2 D2/2, यही तो होगा। बोलो यस और नो, हाँ या ना का जवाब दो ना, होगा। अच्छा, यहाँ पर तुम्हें मान इसका चाहिए और ये आपको दिया हुआ तो कैसे करोगे? सोचने की बात है कि कैसे काम बनेगा कि ये हमारा काम बन जाए। देखो ज़रा ध्यान से देखना, अब यही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से गौर करना मेरे भाई, ये बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। ये फॉर्मूला केवल हमने आपको अभी लिख के बताया है, ये हो करना कैसे है इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ज़रा, देखो ये विकर्ण अगर पूरा D1 होगा तो इतना भाग D1/2 लिख लें और ये भाग D2/2 लिख लें। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अच्छा, ये 90 डिग्री बनता है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि जो इसका भुजा का वर्ग होगा वो किसके बराबर है? वो D1/2 के होल स्क्वायर
प्लस d2/2 के होल स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। आपसे कह रहा था इनकी लंबाइयों का योग बताइए, विकर्णों की लंबाइयों का योग बताइए, यानी कि आपको बताना था d1 प्लस d2, ये बताना था। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो आप कहोगे सर मिलेगा आपको d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2, ये मिलेगा। यस और नो, हाँ या ना। अब देखो d1 और d2 स्क्वायर की वैल्यू कैसे, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, यहाँ देखना नीचे 4 आएगा, 4 आएगा, 4 का गुणा इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर गुणे 4, और यहाँ बचेगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू उठाइए, यहाँ रख दीजिए फटाक से, जल्दी से रखो। तो ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर गुणे 4 और प्लस 2d1 d2 का मतलब इसका 2 गुना 3360। अब बताओ 37 का स्क्वायर क्या होगा, 49, 0 9, 7 21 दूनी 42, 9 42 4 46, 4 9 4 13, 1369 गुणे 4, 1369 गुणे 4। तो भाई गुणा कर लो फटाक से, और उसके बाद बताओ आंसर क्या आएगा। देखो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, पूछो कैसे, क्योंकि इकाई में किसी भी हालत में ये दो अंक तो आ ही नहीं सकते, किसी भी संख्या के वर्ग में ये दोनों अंक आ सकते हैं, बताया था नहीं आ सकते। अब या तो ये आएगा या तो ये आएगा। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा भाई। 37 का स्क्वायर 1369 बता दिया है, गुणे 4 प्लस ये उसका स्क्वायर रूट, बताइए फटाक से। 4 13 चौको 52, ये हो गया 5200, 240 ये हो गया, 9 चौको 36 ये हो गया, 6 4 3 7 2 2 4, 5476, और प्लस इसको जोड़िए और फिर आंसर बताइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस सवाल के उत्तर का, जो सवाल का उत्तर होगा, हमने आपको पूरा बता दिया, केवल ये कैलकुलेशन जो रह गई है ये आपको करनी है। अच्छा, ये कैलकुलेशन भी हम आपको हालांकि बता ही दे रहे हैं, बता देंगे, लेकिन आप इस तरीके से, ये जो तरीका बताया है ये भयंकर कैलकुलेशन वाला जो नॉर्मल तरीका है, जिसको आप नहीं चाहते हो कि ये बताया जाए, लेकिन कुछ बच्चे उसमें क्या हो जाएंगे, घुस के बताएंगे, बताओ सर जी ये बताओ। चलो हम आपको ये भी बता देते हैं। देखो कैलकुलेट कैसे करना, बल्कि यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं थी। खैर आप देखो, इसका अगर आप ds लिखोगे तो 37 गुणे 37 क्या होता है, 7 3 10, यानी ds हर हालत में 1 आएगा, इसका ds 4 आएगा, यहाँ पे ds देखो 6 3 9, ds 3 आएगा, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, इधर से ds क्या मिलेगा 7, और बराबर इधर लिखा था d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, यानी वो ऑप्शन आंसर होगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इन दोनों में वो ऑप्शन आंसर होगा जिसका वर्ग करने पर उसका ds 7 आ जाए, जिसका वर्ग करने पर उसका ds क्या आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, तो भाई इसका ds 7 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। यही सब कैलकुलेशन को सरल करने के तरीके हैं, लेकिन बस ये है ना कि इसको समझना जब तक जरूरी है तब तक तो समझना ही पड़ेगा। आप करने को किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगला सवाल देखो, कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप इतना है, उसके विकर्णों में एक की लंबाई इतनी है, समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई। अब दुनिया के निहायती सरल सवालों में ये सवाल आता है, समचतुर्भुज यानी वही रोम्बस। देखो आप सवाल देखो कि ज़्यादातर सवाल किससे पूछे जा रहे हैं, रोम्बस समांतर चतुर्भुज का परिमाप 56 है, तो यानी एक भुजा 14 होगी, एक विकर्ण की लंबाई 26 है, तो अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक 26 है तो ये आधा उसका 13 होगा। कह रहा था इस विकर्ण की लंबाई बतानी। भाई 14 के स्क्वायर में से 13 का स्क्वायर घटाइए, यानी 14 का स्क्वायर 196 में से 13 का स्क्वायर 169 घटा लीजिए, तो ये बचेगा क्या, जो भी आएगा रूट में 27 आएगा। कितना आ जाएगा, रूट में 27, तो आंसर होगा 3√3, और 3√3 इतने भाग की जो है वो आ जाएगी लंबाई। तो अगर ये 3√3 है तो ये भी तो 3√3 होगा, यानी 2 का गुणा, तो आंसर होगा 6√3। क्लियर। पाइथागोरस लगी है, आंखें ना फाड़ो, ठीक है, आंखें फाड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगी है। और उतनी देर से जो रोम्बस के विषय में हमने बताया है कि एक विकर्ण आधे होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर बस उसी 3√3 का डबल किया है जो कि आधा था। अगला सवाल देखिए, समांतर चतुर्भुज पे फिर अगला सवाल है, कह रहा समांतर चतुर्भुज की भुजाएं इतनी और इतनी हैं। आओ समांतर चतुर्भुज पर आते हैं।
ये हो गया पैरेललोग्राम। इसकी एक भुजाएं हैं, एक 17 सेंटीमीटर साइड है, एक 12 सेंटीमीटर साइड है। इसके विकर्णों में से एक की लंबाई इतनी है। एक विकर्ण जो है वो कुछ 25 सेंटीमीटर का दिया है ना, 25 का ही दिया है, अच्छा 25 का है। ये वही 12 होगी, ये 17 होगी। आपसे कह रहा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। भाई सिंपल सी बात है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो पहले इस त्रिभुज का और इस दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, दोनों को जोड़ दें। और जोड़ने की ज़रूरत अलग अलग इसलिए निकालने की नहीं पड़ेगी क्योंकि जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही इसका होगा, क्योंकि भुजाएं सबकी एक जैसी हैं। तो हम सिर्फ एक ही को निकालते हैं और ये देख पा रहे हैं कि ये 25 है, 17 है, 12 है, तो इसका मतलब विषम बाहु त्रिभुज होगा। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब एस निकालना पड़ेगा। क्या होगा? 17 12 29, 29 25 54, 54 का आधा 27 होगा एस। ये सब कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करनी पड़ेंगे। तो भाई ये हो गया 27, 27 माइनस 25 2, 27 माइनस 17 10, 27 माइनस 12 15। और जब ये निकल आएगा तो आखिरी में इसमें 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि 2 त्रिभुज थे ऐसे ही, ठीक है, गुणा 2। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब इसको होगा क्या ना, हम इस सवाल को यहाँ से आगे कैलकुलेट किए बिना उत्तर बता देंगे कि ये इसका उत्तर होगा। सर ये आप कैसे बताओगे? यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे पहले क्लास में, ट्रायंगल वाली क्लास में, इसके जो कल हुई थी। लेकिन वो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन को अच्छा करना, ये आप लोग क्या बोले यार, बोर लग रही थी आपको क्लास, है ना? सीखना नहीं चाहोगे तो हर क्लास बोर लगेगी। अब चलो इसको पूरा कर देते हैं, नहीं तो यही होगा। देखो 27 को 9 गुणे 3 लिखा, 2 को एज यूजुअल 2 लिखा, 10 को 5 गुणे 2 लिखा और 15 को 3 गुणे 5 लिखा। देखो इस 9 से एक 3 बाहर आ गया, इस 3 का एक पेयर से एक 3 और बाहर आ गया, इस 2 से एक 2 बाहर आ गया और इस 5 से एक पेयर से 5 भी बाहर आ गया। तो 3 त्रिका 9 पना 45 दूनी 90, और जैसे ही गुणा करोगे इसमें 2 से तो ये 180 आएगा, जिसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि 180 आएगा। सर आपने तो क्वेश्चन का आंसर को या आपको याद हो, एक आध क्वेश्चन का याद हो सकता है, हर क्वेश्चन का नहीं याद होगा। इसके पीछे लॉजिक है कि मैंने 180 कैसे दिया है, और कल भी इस लॉजिक को मैंने बताया था। लॉजिक जरा सुन लो और देख लेना कल बताया था कि नहीं बताया था। हमें दिखा कि रूट के अंदर एक संख्या ऐसी दिखी जिसके अंकों का योग 9 है, और कल भी मैंने बताया था कि संख्या अगर अंकों के योग में 9 के साथ है तो उसमें दुनिया की किसी संख्या का गुणा करो, वर्गमूल लो, कुछ हो करो, उसके अंकों का योग हमेशा 9 आएगा। किसमें था जरा बताओ? था किसी में? मेरे भाई अगर हम आपको जो चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं अगर वो आप सीखते रहोगे बिना इस फीलिंग के साथ कि सर बोरियत लग रही है, आपको 1 घंटे पढ़ने में बोरियत लगने लगती, मुझे एहसास इस बात का नहीं होता कि कैसे ये पॉसिबल है। अगला सवाल देखिए, आप अपने आप को 1 घंटा समय नहीं दे पा रहे हैं, आपको कह रहे हो बोरियत लग रही है, और फिर उस चीज़ के लिए जो आपका जो है ज़िंदगी बनाएगी उसमें आपको बोरियत लग रही याद है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण इतने और इतने हैं, समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? जरा पहले इस डायग्राम को देख लो। फिर ये सवाल तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले हम आपको डायग्राम समझा देते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज था, ठीक है। इसके 2 विकर्ण जो थे वो आपस में ऐसे एज इट इज जो होते हैं आप लोग जैसा हमेशा देखते हो, वो 2 विकर्ण थे। अब कह रहा है इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, गौर करना, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, ऐसे मिलाया गया, मिलाने से बनने वाले आकृति जो बनी है, ये जो आकृति बनी है अंदर वाली, इसका नाम हम दे देते हैं EFGH। EFGH, ये EFGH का क्षेत्रफल पूछ रहा था। हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मिड पॉइंट को मिलाकर कोई डायग्राम बनता है तो वो भी बनता है समचतुर्भुज, यानी वो भी रोम्बस ही होता है। क्या होता है? रोम्बस ही होता है। और याद रखना जो अंदर वाला रोम्बस है, यानी कि यहाँ पर जो एक समांतर चतुर्भुज EFGH बना है, इसका एरिया हमेशा बड़े वाले समचतुर्भुज का, बड़े वाले समचतुर्भुज यानी ABCD का आधा होता है, अगर मध्य बिंदुओं को मिलाकर बना है वो तो, ठीक है। याद रखना है मिड पॉइंट्स को मिलाने से बना है, आगे लिख भी दे रहा है मिड पॉइंट्स को मिलाने से अगर बना है। तो अगर हमें बड़े वाले चतुर्भुज का एरिया पता चल जाए तो उसका आधा कर देंगे, काम बन जाएगा।
बड़े वाले चतुर्भुज ABCD का एरिया क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2, और इसका भी अगर आप हाफ कर देंगे तो ये हमारे पास EFGH आ जाएगा। तो यहीं पर हाफ भी कर दे रहे हैं 1/2 D1 है 12, D2 है 16, 1/2, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 12 चौको 48, आपका उत्तर हो गया। क्लियर है। तो ये डायग्राम इसलिए बताया है, ये डायग्राम इसलिए समझाया है कि चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए। ठीक है, चलिए इस डायगोनल और इस क्वाड्रिलेटरल की क्लास में आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। ज़्यादा लेंगे तो फिर आप कहोगे सर जी बोर ही लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, चलो तो फिर ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, कल संडे जो है वो आपका लाइव टेस्ट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये लाइव टेस्ट 2 बजे से आप सभी का शुरू होगा, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, आपको बता देंगे कि अभी एक क्लास हम आपके लिए अभी इस पर थोड़ी देर बात करेंगे कि उस पर बताएंगे कि किस तरीके से आपका ये टेस्ट, यानी टेस्ट से शुरू होने से पहले भी बता देंगे। तो सभी लोग कल संडे लाइव टेस्ट में ज़रूर उपस्थित होना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। वो इसलिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े और देखें कि उनकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। हम तो हमेशा 1 लेवल 2 लेवल अप होकर आपको पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, चलिए, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। क्लास को अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। ये पोकेमोन है छोटा सा पिकाचू, ये आपको थैंक यू कह रहा है। और जितने भी अपने नए दोस्त आज देख रहे हैं, नए भाइयों से निवेदन है, सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ क्लास को यार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बढ़ाइए और प्लीज़ क्लास को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना। और कल लाइव टेस्ट में 2 बजे से आना मत भूलिएगा, दोपहर 2 बजे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।